तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर का उस चैप्टर सॉरी लेसन है, उसका नाम है शिष्टाचार। क्या नाम है उसका? शिष्टाचार। लेखक है भीष्म साहनी जी। कौन है लेखक? भीष्म साहनी जी। तो आपके व्यवहार में शिष्टाचार झलकना है, इस विषय पर आपको चर्चा करेंगे। क्या होता है शिष्टाचार? देखिए, तो भीष्म साहनी जी भीष्म साहनी, इनके बारे में पहले परिचय करेंगे। इनका क्या है देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ पे है? आज अगर हम देखेंगे तो आज रावलपिंडी है पाकिस्तान में। कहाँ पे है रावलपिंडी? पाकिस्तान में। लेकिन जब 1915 की बात की जाए तो ये कहा था हमारे भारत में। उस समय भारत अविभाजित था। पाकिस्तान यह देश भारत से अलग नहीं था, पाकिस्तान था ही नहीं। मृत्यु हुई 11 जुलाई 2003। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी, जिन्हें सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपने लेखनी का आधार बनाया। इनकी बहुत सारी प्रमुख कविताएं हैं, जैसे भाग्य रेखा, पहला पाठ इत्यादि। इस गद्य संबंधी क्या आप जानेंगे? देखिए क्या बताया है इस गद्य में। तो जीवन की किसी रचना का रोचक एवं चरित्र पूर्ण वर्णन चरित्रात्मक कहानी होती है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से सहानी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों में बड़े ही मनोरंजन एवं धार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए आगे जाएंगे। अभी हम जाएंगे अपने पद्य की ओर, सॉरी गद्य की ओर। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्हें नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया। तो ये जो बाबू राम गोपाल है, उनके घर में नौकर की कमी थी और उन्हें नौकर चाहिए था। और 3 दिन के बाद उन्होंने उन्हें एक नौकर मिल गया जिसको वो अपने घर ले आए, लेकिन उनकी श्रीमती जी को वो पसंद नहीं आया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए? बनमानस म्हणजे बनमानस मतलब वन में, मतलब फॉरेस्ट में रहने वाला आदमी, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो आदिवासी। इसमें इससे मैं क्या काम लूंगी या लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका जवाब बाबू राम गोपाल ने दिया। क्या दिया? जानती हो? क्या बोला वो? उसने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? देखिए, जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपए। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा ये तो सस्ता नौकर है। क्या है? ये नौकर हमारा सस्ता है। आपको सिर्फ 12 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 12 रुपए। तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। यह मैं क्या जानू, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भवें चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी? अब मुझ पर इतनी दया करो, जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी इसे रख दूंगी, पैसा कम लेगा, लेकिन मुझे सब काम सिखाना पड़ेगा। एक काम करो, दूसरा नौकर जब तक नहीं मिलता तब तक इसको हम रखेंगे। जब भी हमें दूसरा नौकर मिल जाएगा हम इसे निकाल देंगे, बाहर छोड़ देंगे। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था। क्या नाम था उसका? हेतु। क्या नाम था उसका? हेतु। और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वहां से वो आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ, छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। बन मानुस।
नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर लगाकर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। काम करना है तो आपको हिसाब पाई पाई का, एक एक रुपए का आपको हिसाब देना पड़ेगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है। सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं, सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। मतलब अच्छी नौकरी मिल जाए तो पहली नौकरी छोड़ते हैं। इस तरह से जो मिल जाए उसी वक्त घर से, जो अच्छी नौकरी मिल जाए उन्हें, जो पसंद आने वाली नौकरी अगर मिल जाए तो उसी वक्त वो घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ ऐसा ही था। तो उन्हें पता था कि लोग, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये नौकर लोग ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। नौकरों का शाही था, यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब पति देव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। क्या कहते हैं देखिए, जब पति देव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती थी और जब नौकरों पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती थी। दोनों भी दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नजर पलंग पर बैठे 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 भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती थी, पतिदेव की भी और नौकर की भी। आगे देखिए, तो क्या क्या देखिए, नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया, अपनी चाय में कितनी चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नॉवेलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। उन्हें लगता कि हर नौकर कुछ न कुछ षड्यंत्र ही कर रहे हैं। ज्यादा घी इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटियां कितनी खा रहे हैं, कितनी शक्कर ले रहे हैं अपने चाय में। इस तरह से वो क्या कर रहे थे, सब लोग इस तरह से वो क्या करते थे। हाँ, चलिए, नौकरों पर ध्यान दें। काम चलने लगा हेतु अरूप था। अरूप तो था ही, उस पर उज्जड़ और गंवार भी निकला। हाँ, दिखने में भी अच्छा नहीं था, गंवार था, काम भी अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो वो हम्म, कुछ बच्चों का नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे लपटने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती। कितने बार? 10-10 बार। पर जब भी हेतु की पीठ मजबूत थी, तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। अब ये काम कर रहा है तो दूसरे नौकर की उन्होंने उन्हें तलाश नहीं की। नौकर उज्जड़ था, अरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपए लेता था। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग गहरा होने लगा। गांव का भोला धीरे धीरे शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गया। हेतु अपना काम कर रहा था, गांव का भोला क्या बन गया था, अभी शहर का नौकर बन गया था। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गए। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। मुंडन संस्कार आपको पता होगा, बच्चे का मुंडन करवाते हैं, टकला करवाते हैं और एक संस्कार होता है, तो वो करवाना पड़ता है। उत्तर भारत में आपको यह बहुत बार दिखा देगा। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी के आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की और फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबिया का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे से छोर से निकल कर किधर गया? नौकर के हाथों में रहने लगा।
क्योंकि अभी जो भी था, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, वो अभी कहाँ पे गई, इसके पास चली गई। किसके पास? नौकर के पास चली गई। आगे देखिए। हम्म। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों व तांगे पर बच्चे के लिए उपहार ले आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का वातावरण जैसे खिल उठा। सब लोग उनके घर पे आ गए और वह खुशी का दिन उनके घर में चालू हुआ था। श्रीमान और श्रीमती इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं, इतना काम उनके पीछे था। एन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। देखो क्या हुआ, अभी चल घर में सब तैयारी चल रही है, सब चल रहा है, और उसी समय हेतु अचानक उनके सामने आया। क्या कहने लगा? हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है? हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दो। छुट्टी दे दे? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं? अभी वो भड़क गया, वह क्रोधित हो गए। श्रीमान, क्यों? कि घर में कार्यक्रम है और इस समय हमें नौकरों की ज्यादा जरूरत है, और उसी समय आप छुट्टी मांग रहे हो। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वट्टी नहीं मिल सकती, मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है तो फिर खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। जाते क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। अभी वो हिल नहीं रहा था उस जगह से, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उसके मुंह पर चाटा मार दिया। तो क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से? काम कर, छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। उल्लू के पट्टे, यह वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है? हाँ, वो क्रोधित होके बोले। घर में इतना काम है, मेहमान आ गए हैं, मेहमान खाने वाले हैं, खाना खाने वाले, और तुझे छुट्टी चाहिए? चाटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेंक ली। उन्हें सोचा, चलो नौकर है, चलता है, ऐसा वगैरह सोचा उन्होंने। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी। हो न हो, इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसी मूर्ख, जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने न मालूम किस किस चीज पर हाथ साफ किया है, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर जाना चाहते हो? अभी क्या हो गया, थोड़ा झगड़ा जैसा था, उसको सब चिल्लाने लगे। दूसरा मतलब ये दोनों चिल्ला रहे थे, बाकी लोग वहां पे आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या काम है? हम्म। हेतु ने फिर से कह दिया, जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और बढ़ा। उनको लग रहा था श्रीमती जी को कि इसने शायद घर में चोरी वगैरह कुछ की है, और इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर वह भागने की कोशिश कर रहा है। इस पर श्रीमती गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ठीक है। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे में एक कोने में बैठ गया और न हू न हा चुपचाप इधर उधर ताकने लगे। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उसने कड़क कर पूछा, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? अभी वो हेतु काम नहीं कर रहा था। हेतु काम नहीं कर रहा था, वो फिर चिल्लाया उसको, तू काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हितू ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो एक दो मित्रों ने सलाह दी, इसका नाम पता लिख लिया जाए।
उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा नाम पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो वही जिद कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं फिर से वापस आऊंगा। तो ऐसे उसे जाने नहीं दिया, उसे जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो वैसे उसको पकड़ा दिया और उसको जाने दिया। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। अपने जेवर, सिल्क के जटाऊ सूट, चांदी के बटन, एक एक करके जो याद आया गिन डाल। मगर बड़े घरों में चीजों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज किससे याद रहती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। इतना सारा उनके घर में था तो याद नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या है, सूची नहीं थी। बहुत सारे घर में सूची होती नहीं, किसके पास क्या है, कितना जेवर है, कितना क्या है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यो भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है। जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। वाह जी, 150 की चीजें ले गया तो 20 रुपए तनख्वाह की वो चिंता करेगा क्या? नहीं करेगा ना। ज्यादा अगर चीजें कुछ ले गया तो तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह से देख लो। अगर कोई चीज भी गायब हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा। मैंने उसका पता सब लिख लिया है। देख लीजिए जो भी कुछ है नहीं है, हम देखें और अगर कुछ गया तो हम पुलिस को बता देंगे, खबर कर देंगे। तुम समझ बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। अरे दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। देखो क्या हो गया। वो जो श्रीमती है मुझे उससे कह रही थी कि तुम्हें जो पता दिया है उसने वो ठीक ठाक दिया होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। दूसरा नौकर आ गया, काम चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज न मिलती तो वह हेतु को गालियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उससे के पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दे, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेह कारण वह रुक जाते। एक दिन क्या हुआ, शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नजर सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। उन्होंने देखा हेतु वहां पे था, वहां पे गए और उसे पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? क्या पूछा उसको? कहा था इतने दिन, कब लौटा गांव से? उसने कहा अभी अभी लौटा हूँ साहब। हेतु ने जवाब दिया। काम कराया है अपना? हेतु ने कहा जी। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूंगा, सच सच बता। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। क्या हो गया? उसके आंखों में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता मगर आंखें ऐसे छलक आई थी कि आंसू का रुकना असंभव था। बेचारा वो रोने लगा। कौन? हेतु। बाबू राम गोपाल पसीज उठे। वो भी टेंशन में आ गए, क्या हुआ? अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते। जी मेरा बच्चा मर गया। क्या बोला वो? मेरा बच्चा मर गया, लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतु ने कहा। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते फिर बोले, मगर तुम उस वक्त कहा क्यों? उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया, तुम कुछ भी क्यों नहीं बोले कि क्या हुआ था? क्यों? हेतु ने फिर से कहा। जी वहां कैसे कहता, खुशी वाले घर में यह नहीं करते, हमारे गांव में इससे बुरा मानते हैं। आपके घर में खुशी चल रही थी और मेरे घर में अ, यह हादसा हुआ था, तो मैं खुशी वाले घर में हम ऐसा नहीं करते, ये हमारे गांव में क्या है, इसे बुरा कहा जाता है, तो इसलिए मैं वह नहीं कहा पाया। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान और उज्जड़ गवार के मुंह की ओर देखने लगे कि ये गवार भी इतना सोचता है कि उसके गांव की यह जो रीत है वह रीत इसने यहाँ भी वो नहीं भुला पाया। तो इस वजह से वो इतना मार खाया, डांट खाया, फिर भी वो एक शब्द भी नहीं बोला कि उसके घर में क्या हुआ था, और बेचारा चुपचाप सब सहता चला गया। अंत का मतलब होता है जो थके नहीं बिना थके। षड्यंत्र मतलब होता है
कपट पूर्ण योजना। तब्दील का मतलब होता है बदल, परिवर्तित। अफसोस का मतलब होता है पश्चाताप। पसीना मतलब होता है पिघलना। मुहावरे दिए आपको इस पाठ में, जैसे मुंह फेरना। मुंह फेरना मतलब उपेक्षा करना, ध्यान न देना। उपेक्षा करना, ध्यान न देना। बर्खास्त करना, अपदस्थ करना, निकाल देना। टस से मस न होना, दृढ़ रहना, कहने का प्रभाव न पड़ना। कितना भी किसी को कहो, टस से मस नहीं होते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करो, कितने भी मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ाई करो, लेकिन बस बच्चे टस से मस नहीं होते, मतलब वो पढ़ाई करते ही नहीं। बेकाबू होना, अनियंत्रित होना। हाथ साफ करना मतलब होता है चोरी करना या सामान गायब करना। शब्द संसार हर चैप्टर के नीचे है आपको, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। श्रीमती जी की विशेषता क्या है? सत्य असत्य देखिए, जैसे अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। जी हाँ, ये सत्य है। सहसा हेतु के आंसू में आंखें आगे सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, ये भी सत्य है। नौकर के बारे में कौन से विचार थे? लंपट थे, यही थे, वो थे, ऐसे सब सारे विचार आपको लिख रहे हैं आपके चैप्टर में। उचित क्रम लगाकर उनके आधार पर कहानी का लेखन कीजिए। देखिए, जैसे आप यहाँ पे इसका क्रम लगा सकते हैं। एक लड़का होता है, वह मन में निश्चय करता है। नहीं, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे प्रतिवर्ष सूखे की समस्या। एक लड़का होता है, वो छुट्टियों में गाँव आता है। गाँव आने के बाद उसे पता चलता है कि प्रतिवर्ष, देखो इसको हम एक नंबर रख सकते हैं, इसको हम 2 नंबर लिख सकते हैं, इसको हम 3 नंबर लिख सकते हैं। तो प्रतिवर्ष सूखे की समस्या होती है गाँव में। तो गाँव में जैसे वो आता है, तो वह मन में निश्चय करता है, उसको एक मित्र साथ देता है। प्लीज म्यूट साउंड। फिर नहीं तो एक लड़का, यहाँ पे 2 आएगा शायद, थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो। एक लड़का होता है, शहर के विद्यालय में पढ़ता है, छुट्टियों में गाँव आता है। प्रतिवर्ष गाँव में सूखे की समस्या होती है। वो मन में निश्चय करता है कि हम इस समस्या को छुड़वाएंगे। फिर उसका मित्र साथ देता है, कुआं खोदने का प्रारंभ करते हैं। म्यूट योर साउंड। नयन प्लीज। ओके, नयन प्लीज आवाज बंद करायचा है। फिर उसके बाद देखिए आवाज बंद है। लोगों का हंसना, फिर लोगों का जुड़ना, कुआं तैयार होना, कुओं में पानी भरना, और लोगों का खुश होना, और बाद में आता है इस कहानी का शीर्षक। तो ये कहानी आप ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे कहानी आपको एग्जाम में आती है। अवयव ये है: संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से हमने देखा इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, हमने उस देखी इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम था और लेसन का नाम था शिष्टाचार।